Good afternoon, beta. Hope you all will be okay. And today we are going to start the first chapter of physics for class 11. तो हम क्लास 11th के लिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. क्या है वो? फिजिकल वर्ल्ड. तो फिजिकल वर्ल्ड में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल वर्ल्ड में जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास हैं, फिजिकल फिनोमिनाज हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो कैसे हैपन होते हैं, इस बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. तो फिजिकल फिनोमिनाज कौन से हैं जिनके बारे में स्टडी करेंगे? ये कह सकते हैं कि वाटर साइकिल है, वो कैसे हो रही है ना. रेनबो है, वो कैसे बन रहा है. आपने स्विच ऑन किया, आपका फैन रोटेट करने लगा, है ना. ऐसे ही रेफ्रिजरेटर है, वो चीज़ों को ठंडा कैसे कर पा रहा है ना. अब आपने सी ब्रिज या लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ा होगा कि इनकी डायरेक्शन चेंज क्यों हो जाती है डे या नाइट में. तो बहुत सारे जर्नल छोटे से छोटी चीज़ में भी क्या है, आपकी फिजिक्स है, फिजिकल लॉज हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे. और उन्हीं का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज हम किस में पढ़ने वाले हैं? फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारे सब्जेक्ट का ही, फिजिक्स. तो फिजिक्स एक्चुअली है क्या? देखिए, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, आपने 9th और 10th में भी अलग से पढ़ा होगा. 8 तक तो हम क्या करते हैं? साइंस. लेकिन 9th और 10th में आकर हम इसको सेपरेटली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. दिस इज द टॉपिक फॉर फिजिक्स, दिस इज द टॉपिक फॉर केमिस्ट्री एंड दिस इज द टॉपिक फॉर बायोलॉजी. तो दीज ऑल आर द ब्रांचेज ऑफ साइंस. तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो है, ये क्या है? ये ब्रांच है किसकी? साइंस की. तो आप ये कह सकते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. अब साइंस की ब्रांच है, लेकिन ये उनसे अलग कैसे है? केमिस्ट्री और बायो भी साइंस की ब्रांच है, तो उनसे अलग कैसे है? क्योंकि इसमें हम स्टडी करेंगे किन के बारे में? फिजिकल फिनोमिनाज के बारे में, फिजिकल लॉज के बारे में. ठीक है, केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और बायोलॉजी में हम लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं कि वो कैसे ग्रो करेंगे, क्या कुछ होगा. ठीक है, तो देखिए क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? फिजिकल लॉज एंड फिजिकल थिंग्स. अबाउट फिजिकल लॉज एंड फिजिकल फिनोमिना. हम फिजिकल लॉज और फिजिकल फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, वो आपके फिजिक्स है. तो अब यहाँ से आ जाता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. तो थोड़ा बहुत हमें साइंस के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए कि साइंस एक्चुअली है क्या. वैसे तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते ही आ रहे हैं कि साइंस आपकी एक सब्जेक्ट है जिसमें आप समथिंग इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कैसे ग्रो कर रहा है, या ऐसा कर दिया तो इसका क्या इफेक्ट होगा. थोड़ा बहुत बेसिकली स्टार्टिंग से आप कर रहे हैं, है ना. एनर्जी के बारे में पढ़ लिया. मीन्स एक्चुअली साइंस है क्या? साइंस एक कलेक्शन है ह्यूमन ऑब्जर्वेशंस की. टाइम के साथ जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन की गई कि ऐसा होने से ये इफेक्ट पड़ेगा, तो एक्चुअली साइंस क्या है? कलेक्शन है, सिस्टमेटिक कलेक्शन कह सकते हैं. साइंस इज अ सिस्टमेटिक कलेक्शन. सिस्टम से कलेक्ट किया गया है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को, जो कहाँ से मिली है? ऑब्जर्वेशन से मिली है. टाइम के साथ साथ जो ऑब्जर्वेशंस होती गई, तो आप कह सकते हैं साइंस इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन of observations of different phenomena, तो साइंस क्या है आपकी? एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन का सिस्टमेटिक कलेक्शन है बहुत सारे फिनोमिनाज के लिए. अब वो फिनोमिनाज हैं, उनको फिर हम सेपरेट कर देते हैं कि ये केमिकल फिनोमिना है या फिजिकल फिनोमिना है. इसके अकॉर्डिंग फिर आपकी फिजिक्स होगी या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, जो भी हमें मिलेगी. ठीक है बेटा, तो एक्चुअली साइंस का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, और साइंस में फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है. अब हमारे पॉइंट पे हम आ जाते हैं, फिजिक्स के बारे में स्टडी करना है हमें. अब फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे मेन? तो फिजिक्स के 2 मेन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. वैसे एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जो ये आपका चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी नहीं करता है. स्मॉल सा चैप्टर है, आप आपके एनसीईआरटी की बुक में भी देखेंगे 5-6 पेज का है शायद, है ना. तो बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी नहीं करता है, और शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है. लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. इसको अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिज़िक्स का क्या रोल है हमारे लाइफ में,
ठीक है। फिजिक्स है वो अदर सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है, फिजिक्स अगर नहीं है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं हो पाएंगी, या कौन से आपके फिनोमिनाज हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जिन्हें हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। तो फिजिक्स आपकी क्या है, एक आपका जो ये फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है ये क्या प्रोवाइड कराएगा, हमें बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा हमारे फिजिक्स के बारे में। तो देखिए क्या आपका सबसे पहले है फिजिक्स इज बेस्ड अपॉन, जो आपकी है 2 बेसिक प्रिंसिपल्स, आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, 2 बेसिक प्रिंसिपल्स। अब वो 2 बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट है आपका यूनिफिकेशन, और सेकेंड है आपका रिडक्शनिज्म, रिडक्शन से रिडक्शनिज्म, ठीक है। तो कुछ तो आपको नाम से क्लियर हो ही गया होगा। ये देखिए यूनिफिकेशन किससे बना है, यूनिफाई करने से। यूनि क्या होता है, एक, है ना। तो मीन्स यूनिफिकेशन क्या है, बहुत सारे जो लॉज हैं, बहुत सारे जो फिजिकल फिनोमिनाज हैं, उन्हें हम बहुत कम लॉज से, बहुत कम रूल्स से एक्सप्लेन कर पाएँ। हम एक ही लॉ से बहुत सारे फिजिकल फिनोमिनाज को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो यूनिफिकेशन में, जैसे आपके पास एक लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पढ़ा है ना हमने, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने मास की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। इतने डिस्टेंस पे लगेगी, जो भी है फॉर्मूला आपने स्टडी किया होगा, F=gm1m2/r², 9th में आप सब कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से प्रिडिक्ट कर सकते हैं सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स को। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से आप बता सकते हैं रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, मून अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है उसका रीजन एक्सप्लेन करेगा, या अर्थ के अलावा जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्यों रोटेट रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हम सिर्फ एक लॉ की मदद से दे सकते हैं, प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं। तो एक ही लॉ से बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ से एक चौक है, इसको ड्रॉप किया तो ये किसी स्पीड से नीचे जा रहा है, ठीक है। क्यों जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फिर आप पढ़ते हैं, जैसे आपने 9th में भी पढ़ा था, स्पीड निकालना, इनिशियल ये है, एक्सेलरेशन ये है, तो फाइनल स्पीड क्या होगी। तो वो एक टाइप से क्या है, प्रिडिक्शन ही है ना, कि हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये अगर यहाँ से ऐसे गिरेगा, इतनी हाइट से गिरेगा, इस स्पीड से गिरेगा, तो जब धरती से टकराएगा, ज़मीन पर जाके टकराएगा, उस वक्त इसकी क्या स्पीड होगी, कितना अंदर धंस पाएगा या नहीं धंस पाएगा, मीन्स इस बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एक लॉ से हम बहुत सारे फिजिकल फिनोमिनाज को एक्सप्लेन कर पाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। तो 2 जो मेन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स हैं उनमें से एक क्या है, यूनिफिकेशन। हम किसी भी एक लॉ की मदद से बहुत सारे फिजिकल फिनोमिनाज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और सेकंड है रिडक्शनिज्म। अब इसमें भी आप नाम देखिए रिडक्शनिज्म, तो रिडक्शन से बना है आपका रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शन कहाँ से, रिड्यूस क्या होता है, कम करना। मीन्स कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है आपकी, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करें और उनको फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारी कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शनिज्म कहेंगे, ठीक है ना। कोई चीज़ आपको तैयार करनी है, जैसे आपको मीन्स फर्नीचर ही तैयार करना है अगर कारपेंटर को, तो आप देखते होंगे कि वो ये नहीं है कि फर्नीचर में टेबल तैयार करना है तो पहले उसके पार्ट्स तैयार करेगा अलग अलग, है ना, बाद में फिर उनको असेंबल करेगा तो कंप्लीट आपका टेबल तैयार हो रहा है। तो रिडक्शनिज्म में भी यही है कि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम सॉल्व करेंगे, और बाद में फिर उनको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे तो हमें पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शनिज्म कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स में क्या क्या स्कोप्स हैं, क्योंकि हम कोई चीज़ पढ़ने वाले हैं
तो उसका हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या क्या स्कोप्स होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इसे स्टडी करने के, ताकि हमारा इंटरेस्ट इसमें बने। ठीक है, वैसे एक चीज़ आपको बता देती हूँ, फिज़िक्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। सारे के सारे जो लॉज हैं, जितने भी आप फिज़िकल फिनोमिनाज के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली हो रहे हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। मोस्ट ऑफ को तो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई जो रूल है वो इंटरकनेक्टेड होता है आपके इन फिजिकल फिनोमिना से। तो आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो। ठीक है, तो देखिए स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब स्कोप में देखिए हम फिजिक्स में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब फिजिक्स में हम पढ़ेंगे 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। एक है आपका मैक्रोस्कोपिक, क्या है आपका मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा आपका क्या है माइक्रोस्कोपिक। तो हम इसमें मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब मैक्रोस्कोपिक को हम क्या कह सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्लासिकल जो पुरानी होती है, पुराने आइडियाज होते हैं 90 के बिफोर के, 1930 से पहले के जितने भी आइडियाज़ लॉज वगैरह हैं, जब तक इतनी रिवॉल्यूशन आई नहीं थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उससे पहले के जो रूल्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। वो क्या हो गया आपकी क्लासिकल फिजिक्स, या आप क्या कह सकते हो मैक्रोस्कोपिक। और उसके बाद की जो फिजिक्स है जिसे हम क्या कह सकते हैं, एक तो क्वांटम कह सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स भी है। ठीक है, तो आप इन 2 टाइप की चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इन 2 टाइप से अब देखिए बहुत सारे ब्रांचेज बनते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है आपका मैक्रोस्कोपिक में मैकेनिक्स। टॉपिक में आपका आ जाएगा जैसे मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद आप कह सकते हैं ऑप्टिक्स, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ऐसे ही मैक्रोस्कोपिक या क्लासिकल फिजिक्स में। ऐसे ही फिर आपकी मॉडर्न फिजिक्स है जिसको आप क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। इसमें हम किन के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स। ठीक है, एटम्स के बाद और भी स्मॉल साइज है, आप न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एटम है, न्यूक्लियाई है, आप नेचर ऑफ रेडिएशंस के बारे में, नेचर ऑफ रेडिएशंस, अब रेडिएशंस में आपके एक्सरे हो सकते हैं, एक्सरेज के बारे में स्टडी करें, या हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में स्टडी करें, सेमीकंडक्टर। तो मीन्स बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जिनको हम क्वांटम फिजिक्स में भी स्टडी करेंगे। तो देखिए मैकेनिक्स में या इनमें थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। +1 को ही देख लेते हैं हम। +1 में बहुत सारे टॉपिक हैं, वो आपके मैकेनिक्स से ही है। ठीक है, आप देखेंगे मैकेनिक्स आपका चैप्टर था मोशन। मोशन में रेस्ट था, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ किस में आता है, आपके मैकेनिक्स में आता है। ठीक है, फिर फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, ये भी आपके मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। फ्रिक्शन है, या आप कॉलिजन कह सकते हो, इलास्टिक इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया के बाद मैकेनिक्स में और हम कह सकते हैं एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन सब के बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ये कैसा वर्ड आ गया। इन सभी टॉपिक्स को हम हमारे +1 के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, तो आपको अच्छे से समझ आएंगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता है ट्रांसफर ऑफ हीट आप पढ़ेंगे। ठीक है, कब कहाँ से और कैसे हीट का ट्रांसफर होगा। ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे आप। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेंस मिरर के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, लेंस और मिरर तो हम कुछ 10th में बेसिक कर भी चुके हैं। उसके बाद हम इनसे रिलेटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट है उसकी ये स्पीड है तो इमेज की क्या होगी, लेंस या मिरर के थ्रू आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे हम। टेलीस्कोप के बाद और क्या हो सकता है, माइक्रोस्कोप। तो ऑप्टिक्स में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में कर सकते हैं, और आपके जो भी बिहेव है, फोर्सेस हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये आपका मॉडर्न फिजिक्स है, जिसमें हम एटम की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे, रेडिएशंस का क्या नेचर है, एक्स रेज हैं या गामा रेज हैं, रेडियो एक्टिविटी समथिंग, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये यहाँ पे स्कोप ऑफ फिजिक्स तो बहुत सारा है, इसमें से तो हमने बहुत 10% ही उठाया है। तो जब हम जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता चलता जाएगा। तो मोस्ट ऑफ जो ये मैकेनिक्स या थर्मोडायनेमिक्स के जो भी पार्ट्स होंगे आपके, उनको हम स्टडी करने वाले हैं हमारी +1 क्लास में। और आपका जो ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटम एंड न्यूक्लियाई समथिंग जो भी है, इनको हम स्टडी करेंगे 12th क्लास में। तो आप ये कह सकते हैं कि 12th का बेस आपका +1 है। इसको हम अच्छे से करेंगे तो 12th में हमें कुछ भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बशर्ते हमें ये बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए अब आपके स्कोप ऑफ फिजिक्स के बाद है आपकी फिजिक्स का सोसाइटी में क्या रिलेशन है, कैसे रिलेटेड है वो और चीज़ों से। ठीक है, तो उसके बाद में हम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट आप कह सकते हो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, कह सकते हो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब एक्साइटमेंट यही है ना कि आपको पता चले कि जो आप स्टडी करने वाले हो इससे आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये कहाँ कहाँ यूजफुल है। तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम ऐसी स्ट्रीम पढ़ रहे हैं जिसके बाद हम ये कर सकते हैं, या इस स्ट्रीम ने, इस टेक्नोलॉजी ने क्या क्या आपकी सोसाइटी को दिया है, तो आपको बहुत प्राउड फील होता है। तो देखो फिजिक्स है एक्चुअली बहुत बड़ा हाथ है हमारी सोसाइटी में भी। सोसाइटी में सबसे पहले तो हम बातचीत करने को ही लेते हैं, है ना, कि फिजिक्स का हमारा जो सोशल ये कह सकते हैं कि सोशल क्राइटेरिया है उसको बढ़ा दिया है इसने, है ना, क्योंकि आप बातचीत कर पाते हैं अपने दोस्त से, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। ठीक है, आजकल तो आप लाइव चैट करते हैं, आमने सामने आप देख पाते हैं एक दूसरे को। तो वो सब किसकी वजह से हो पाया है, आपके सैटेलाइट के कम्युनिकेशन की वजह से। और जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, फिजिक्स की वजह से। तो फिजिक्स की बहुत बड़ी देन है इसमें। आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो आप फास्ट से फास्ट व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके सी के रास्ते से जाना है तो आप शिप यूज़ कर रहे हैं, बाय एयर जाना है तो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सब क्या है, फिजिक्स की ही देन है। ठीक है, उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि मेडिकल में भी फिजिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। मेडिकल में आप देख सकते हैं कि आपकी एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, MRI मशीन है, CT स्कैन करने के लिए है। तो मीन्स जो भी ये मशीनरी पार्ट्स है ये किसी ना किसी फिजिकल फिनोमेना पर ही बेस्ड है और ये फिजिक्स की ही देन है। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई फिजिक्स ने भी अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में आप कह सकते हैं, केमिस्ट्री में आप जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ही स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप की आपको ज़रूरत है, तो माइक्रोस्कोप किसकी देन है, फिजिक्स की देन है। ऐसे ही आप अदर सब्जेक्ट्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है कोई, तो एस्ट्रोलॉजी में भी जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो फिजिक्स की ही देन है। ठीक है क्या, तो आप प्राउडली ये कह सकते हैं कि फिजिक्स के बिना ये सभी जो एजुकेशंस हैं वो क्या हैं, अधूरी हैं, या ये सभी हैं वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाती। ठीक है, तो फिजिक्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का, हमारी लाइफ का। ठीक है, तो जो आपकी फिजिक्स है वो सभी सब्जेक्ट से भी इंटर रिलेटेड है। फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिजिक्स मैथ्स से रिलेटेड है, क्योंकि फिजिक्स है वो मैथ्स के बिना कंप्लीट नहीं है, बट मैथ्स है वो भी फिजिक्स के बिना अधूरा है। ठीक है, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है वो आर्ट्स के बिना भी अधूरी है और आर्ट्स है वो फिजिक्स के बिना अधूरा है। ठीक है, क्योंकि आर्किटेक्चर है वो भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिजिक्स से ही लगाते हैं। चलिए तो ये सब था बेसिक आपकी फिजिक्स की इंफॉर्मेशन के बारे में कि फिजिक्स कहाँ कैसे अप्लाई की जाती है, कैसे यूज हो रही है। और अब है आपके फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो वो देखिए फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर क्या है। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, तो अब देखिए आप फंडामेंटल मीन्स बेसिक हैं, हमारे नेचर की कुछ बेसिक फोर्सेस, मीन्स वो नेचर में ऑलरेडी हैं,
हम उन्हें क्रिएट नहीं करते, हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो नेचर में अपने आप होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल फोर्सेज। और ये कौन सी हैं, 4 फोर्सेज हैं। देखिए फर्स्ट आपकी कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फर्स्ट हो गई आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड आपकी है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर। थर्ड आपकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड फोर्थ आपकी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए फर्स्ट आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में वैसे हम 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। क्या होती है, द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, जिनके पास मास होगा, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है तो मास होगा उसका, चाहे नेग्लिजिबल स्मॉल हो, उनके बीच एक्ट करती है, ठीक है। तो बिटवीन 2 मैसिव ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, एक्ट करेगी कहाँ, बिटवीन 2 मैसिव ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास आप कह सकते हो। सेकंड पॉइंट, ऑलवेज कैसी होती है, ये भी आपने स्टडी किया था, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव ही होती है, कभी रिपेल नहीं करती। तो ऑलवेज क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। एक ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, मीन्स ये अपनी तरफ और ये अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड, अब 2 ऑब्जेक्ट के बीच लगती है, हमेशा अट्रैक्टिव होती है, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होती है। तो आप ये कह सकते हैं वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में जो फोर्सेज है ना नेचुरल, उनमें सबसे वीक फोर्स है, लेकिन वीक होने का मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो वीकेस्ट फोर्स है, इसके साथ ही इसकी जो रेंज है वो बहुत दूर तक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट रेंज, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट आप इन्फिनिटी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। अब वीक न्यूक्लियर फोर्सेज लगती किनके बीच है, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज आपने अभी बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर डिस्कस किया होगा आपने रेडियो एक्टिविटी के बारे में, है ना, कि कोई आपका एटम है जिसका मास नंबर बढ़ता जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स अलग अलग फॉर्म में उन्हें स्प्लिट करता है अपने आप को। तो ओनली इलेक्ट्रॉन जब स्प्लिट हो रहा है उसे हम बीटा डीके बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखो, आगे हमारा जब चैप्टर आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज है वो न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो के बीच लगता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। एक्चुअली ये जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनोज है ना, वो आपके मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल होते हैं। अब आप ये समझेंगे कि मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, तो क्या है, कुछ नहीं है, बट ये फॉर्म ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो, छोटी सी, ठीक है। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में लगता है ड्यूरिंग, कब, ये वैसे नहीं होते, ये सिर्फ बीटा डीके होगा जब आप इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो, ड्यूरिंग बीटा डीके। तो ये किनके बीच लगता है, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनोज, कब, बीटा डीके होगा तब लगेगा। सेकंड पॉइंट ये कैसा होगा आपका, ठीक है। तो आपका जो ये है ये वीक है, लेकिन आपके इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो वीक फोर्स आप वीकेस्ट नहीं कह सकते, वीक फोर्स कह सकते, ठीक है। अब उसके बाद इसकी रेंज शॉर्ट है, शॉर्ट रेंज, और वो जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेट 10 की पावर -15 मीटर की होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी वो बिटवीन 2 चार्जेस लगेगी, बिटवीन 2 चार्जेस। अब जो चार्ज हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, दोनों ही पॉजिटिव भी हो सकते हैं,
दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। तो आपने पढ़ा है ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये क्या है, सिमिलर, सिमिलर विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अपोजिट होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो आपकी ये फोर्स होगी ये बोथ टाइप की होती है, रिपल्सिव भी होती है और अट्रैक्टिव भी होती है, दोनों तरह की। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है इसकी रेंज की। तो रेंज इनकी कंपैरेटिवली लॉन्ग होती है, आपकी ग्रेविटेशन से शॉर्ट रेंज होती है, लेकिन आपकी इससे लॉन्ग रेंज होती है, तो हम लॉन्ग रेंज कह सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस काफी दूर तक वर्क करती है। और इसके बाद आ जाती है इसकी स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ आप कह सकते हो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द, ये स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है, लेकिन आपकी जो ये दोनों है इनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स कह सकते हो, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अब उसके बाद आपका लास्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आप देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किन के बीच लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस लगता है ना। अब इनसाइड द न्यूक्लियस आप बताइए, कोई भी एटम है तो न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में तो सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इनको हम वैसे कॉमनली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो ये न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है। आपका हो सकता है प्रोटॉन और प्रोटॉन का पेयर हो सकता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का पेयर हो सकता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो, सबके बीच इक्वली एक्ट करती है। अब इक्वली एक्ट करती है तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं हो रहा। तो जितना दो प्रोटॉन्स आपस में फोर्स लगा रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, उतना ही दो न्यूट्रॉन भी आपस में फोर्स लगाकर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उतना ही फोर्स एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी लगाएगा और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये अट्रैक्टिव नेचर तो है, एक डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम हो जाए फर्मी के अराउंड तो आपका ये फोर्स है ये रिपल्सिव हो सकता है, वरना ये आपका क्या रहता है, अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, चार्ज इंडिपेंडेंट रहता है, और आपके सभी फंडामेंटल फोर्सेस में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ तो कहेंगे इन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ये बिटवीन क्या लगता है, न्यूक्लियॉन्स लगता है। न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। सेकंड क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा आपका, नेचर में जो भी फोर्सेज है उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और शॉर्टेस्ट रेंज होगा, क्योंकि ये क्या लगता है आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर 15 से 10 से 10 की माइनस 16 के बीच रहता है, तो इसकी रेंज 10 की पावर -15 टू 10 की पावर -16 मीटर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो रेंज इसकी काफी शॉर्ट है। आपने ये भी देखा होगा, जो फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उसकी रेंज है उतनी ही वीक हो रही है, आपकी कम हो रही है रेंज। ठीक है, और आप इसको क्या कह सकते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं बेटा जो आपकी फोर्सेस के बारे में है। चलिए अब अगर हम इनको कंपेयर करें कि किसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, तो आप देखिए क्या होगा। अगर हम मेंशन करें कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1 है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 होगा तो आप वीक न्यूक्लियर फोर्स को 10⁻² कह सकते हो, यानी कि ये इससे 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को 10⁻13 हम कह सकते हैं, और आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है उसको 10⁻38 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच का रेशियो है बेटा कि कौन किससे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपके ग्रेविटेशन से ये 100 टाइम्स है, ये 10⁻13 और ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही अगर आप इसको कंपेयर करें वीक न्यूक्लियर को, तो वीक न्यूक्लियर से ये 100 टाइम कम है स्ट्रॉन्ग। वीक न्यूक्लियर से ये 10⁻11 का डिफरेंस आएगा, इसका मतलब 10⁻11 टाइम स्ट्रॉन्ग है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है वो वीक न्यूक्लियर से 10⁻36 टाइम क्या है, स्ट्रॉन्ग है आपका। तो ऐसे ही आप रेशियो कर सकते हैं, तो आप इनको लिख भी सकते हैं ना। तो फर्स्ट आपका ग्रेविटेशनल इज द वीकेस्ट फोर्स, आफ्टर दैट वीक न्यूक्लियर, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक,
एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो आई थिंक यही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके फिजिकल वर्ल्ड वाले चैप्टर में। कुछ बेसिक कंजर्वेशन लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो भी आपने पढ़ रखा है। आप शायद 6th क्लास से डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बताइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक लाइन आपने बिल्कुल अच्छे से याद भी कर रखी होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। इसको ही हम क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कुछ बेसिक लॉ है आपके, जैसे आपके ये जो बेसिक फोर्सेस थे आपके नेचर में। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप कह सकते हैं। चार्ज कैन बी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय इन पेयर्स ओनली। चार्ज को आप पेयर्स में ही क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इंडिविजुअली चार्ज को आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, बट इन सब के बारे में हम हमारे जो फर्दर और चैप्टर्स आएंगे उनमें लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम समथिंग, इनके बारे में हम और अच्छे से क्लियरली पढ़ेंगे, तो तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। तो सो गेट रेडी टू डू योर फिजिक्स, ठीक है। आप अपनी फिजिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो जाइए, और आगे का सफ़र है आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बेटा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू सो मच।